हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो 2025 में शतरंज में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, अर्जुन एरिगेसी। ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो मनु भाकर जो है निशानेबाजी में जो है इसको दिया गया है। डी गुकेश जो है शतरंज खिलाड़ी में जो है दिया गया है। और हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी खिलाड़ी में इसको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी गुकेश। क्या हो जाएगा? डी गुकेश को जो है चेस में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 2025 तक जो है टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है कौन जीता है? तो ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और पीट सैम्प्रास। ये चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो है नोवाक जोकोविच जो है हो जाएगा। नोवाक जोकोविच को जो है अब तक जो है 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो दिया गया है। और ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल जो है 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जून 2025 में जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर। ये चार ऑप्शन है। तो इसमें जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को जो है शामिल किया गया है। वह जो है इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले जो है 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। केम्मा जो है तो 11वां जो है प्लेयर जो है यह बन गए हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का जो है अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? तो हरियाणा कैडर के जो है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका जो है 57 यानी 57 बार जो है तबादला ट्रांसफ़र हो चुका है। ऑप्शन है अशोक खेमका, संजय कुमार, राजीव अरोड़ा, टीसी गुप्ता। ये चार ऑप्शन जो है आईएएस अधिकारी का दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा अप्रैल 2025 में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी जो है 34 साल की सेवा के बाद जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर जो है हुए हैं। और इस दौरान जो है उनका 57 बार जो है तबादला किया जा चुका है। कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अशोक खेमका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक पूछ रहा है। तो ऑप्शन है चौथा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान। ये चार जो है पोजीशन दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें इसका आंसर जो है 10वां स्थान जो है हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक जो है 10वां रहा है। इसमें जो है भारत का 10वां रहा है, लेकिन स्कोर जो है 67 जो है 99 इसका स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है सीसीपीआई 2025 में कोई भी देश पहले 3 स्थानों रैंक 1, 2 और 3 पर नहीं रहा, क्योंकि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि वह जो है बहुत उच्च रेटिंग हासिल जो है इसमें कर सके। इसीलिए जो है क्या हुआ, इसीलिए इस सूचकांक में डेनमार्क समग्र रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा और यही सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश जो है रहा है। यानी डेनमार्क कौन सा पोजीशन पर रहा है? तो चौथा पोजीशन पर रहा है, लेकिन जो है 1, 2 और 3 पोजीशन पर कोई भी नहीं रहा है। नेक्स्ट है, डेनमार्क के बाद जो है नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा है और यूनाइटेड किंगडम जो है यह 6ठे स्थान पर जो है इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है ओईसीडी आउटलुक जो है
के अनुसार जो है वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी। तो OECD जो है आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत का जो है मुद्रा जो है स्फीति कितना रहा था। तो ऑप्शन है 3.8%, 4.2%, 5.2%, 6%। इसका आंसर हो जाएगा OECD के आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर जो है 2.9%। कितना? तो 2.9% इसमें थी 2025 में। नेक्स्ट आता है इसमें, और यह अनुमान जो है पहले के लगभग जो है 4.2% के अनुमान से घटकर जो है 2.9% कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4.2% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाले नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण था। तो भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाले नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और यह जो है 2025 में हुआ। इसका कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन है 15वां संस्करण, 16वां संस्करण, 17वां संस्करण और 18वां संस्करण। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका आंसर जो है 17वां संस्करण का स्थान और तिथि। यह अभ्यास जो है 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17वां संस्करण हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है, उलान बटोर में हुआ था। और ये जो है अभ्यास का क्या नाम था? नोमैडिक एलिफेंट जो है इस अभ्यास का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जून 2025 में लॉन्च किया गया GOI स्टैट्स यानी GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्थान की पहल है। तो जून 2025 में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम GOI स्टैट्स है, और जो है किस संस्थान का ये पहल है। तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और जो है चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO ने भारत सरकार सांख्यिकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आधिकारिक डेटा तक सभी की आसान पहुंच जो है सुनिश्चित करना। इसमें जो है GDP, महंगाई और जो है रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक आंकड़े इंटरएक्टिव डैशबोर्ड के जरिए दिखाए जाते हैं। तो यह किसका पहल है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है, यानी ऑप्शन जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब स्पाइरोगायरा विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा टूटता है तो उसमें जो है नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। और नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो जब स्पाइरोगायरा विखंडन होता है, टूटता है, तो उससे नया बनता है, और इसका बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका जो है विभाजन का संश्लेषण करती है, और दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में सक्षम होती है। तीसरा है इसमें बीजाणु जो है पाए जाते हैं, और इसमें चौथा ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आता है, इसमें जो है जड़, तना और पत्ती होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पाइरोगायरा विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए जीव बनाता है, जिसमें जो है तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नई स्पाइरोगायरा में विकसित होता है। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि यह एक जो है साधारण बहुकोशिकीय जीव है जिसमें सभी कोशिकाएं नए तंतु में विकसित होने में सक्षम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें जो है नए तंतु विकसित होने लगते हैं, तो इसमें जो है प्रत्येक कोशिका में वृद्धि और विभाजन दोनों में जो है सक्षम होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कथन 1 यानी स्टेटमेंट 1 है, बैल जो है अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है। दूसरा को स्टेटमेंट है मुर्गी जो है अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकती है। तो इसका पहला जो है स्टेटमेंट बैल जो है अकेले बछड़े को जन्म दे सकती है, स्टेटमेंट पहला ये गलत है। मुर्गी अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकती है, स्टेटमेंट दूसरा जो है यह सही लग रहा है। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही है। फिर जो है नेक्स्ट है दोनों कथन
गलत है, फिर तीसरा है केवल कथन एक सही है, फिर चौथा है केवल कथन दो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है कथन 1 गलत है, क्योंकि बैल नर मेल होता है और केवल मादा यानी गाय ही बछड़े को जन्म दे सकती है। और कथन 2 सही है, क्योंकि मुर्गी बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन के चूजा उत्पन्न नहीं कर सकती है। चूजे के लिए मुर्गा द्वारा निषेचन आवश्यक होता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है ऑक्सीन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है? तो किस विभाज्योतक के कारण ऐसा होता है? तो इसका आंसर जो है शीर्ष विभाज्योतक, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है अंतर्वर्ती विभाज्योतक, तीसरा है पार्श्व विभाज्योतक, चौथा है स्थायी उत्तक। तो इसका आंसर जो है विभाज्योतक यानी ऑक्सीन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है, तो यह शीर्ष विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम में जो है यह पाया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, ऑक्सीन एक जो है प्रमुख पौधा का हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि, कोशिका की लंबाई और शीर्ष प्रभुत्व यानी एपिकल डोमिनेंस को जो है नियंत्रित करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से तने और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जहां शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम जो है स्थित उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, यौगिक यानी कि कंपाउंड जो होता है CH3 CHBr CH2 CH2 CH3 का जो है IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम जो है इसमें, तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या है? तो विकल्प में आता है 2 ब्रोमोपेंटेन होता है, दूसरा ऑप्शन है 3 ब्रोमोपेंटेन, और तीसरा जो है 1 ब्रोमोपेंटेन, और चौथा जो है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसका आंसर जो है 2 ब्रोमोपेंटेन यानी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। इस जो है केमिकल बॉन्डिंग का रिएक्शन का जो है ये IUPAC नेम जो है क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, विस्थापन समय यानी विस्थापन समय जो है ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम जो है ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन है वेग है यानी वेलोसिटी है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, दूरी डिस्टेंस है, बल जो है फोर्स है। तो जब भी हम जो है विस्थापन समय का ग्राफ उसका ढाल जब निकालेंगे तो वह जो है वेलोसिटी को दर्शाएगा कि उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो वेलोसिटी के रूप में जो है उसका रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार जो है 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है कितना होगा? तो किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो है 1/6 हो जाता है, यानी कि जो है कितना हो जाएगा? तो इसका 4 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 1/6 भाग जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं? जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं? तो ऑप्शन है मुक्त ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, जल में रहने वाले जंतु जैसे मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफरों के माध्यम से ग्रहण करती है और पानी में ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं बल्कि घुली हुई अवस्था में होती है, इसीलिए जलीय जीव उसी का उपयोग करके जो है श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा, जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया अपनाती है, जिसे जो है किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का विघटन होकर कम मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी प्राप्त होता है और उत्पाद के रूप में जो है ईस्ट यानी एथेनॉल और CO2 और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है यह बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑडिटोरियम में ध्वनि यानी साउंड के साथ क्या होता है। तो ऑडिटोरियम में जो है ध्वनि साउंड के साथ क्या होता है। तो ऑप्शन है ध्वनि का प्रसार पूरी तरह बंद हो जाता है, ध्वनि का अत्यधिक प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न होता है, ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम हो जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा ध्वनि का जो है अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि जो है यह कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, कल्पना जो है कल्पना 3201 यानी कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया। इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का पदभार या नेतृत्व किसे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है श्री एस कृष्णन, सचिव जो है मिटी के, प्रधानमंत्री भारत के, राष्ट्रपति भारत के या राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT के। ये चार ऑप्शन जो इसमें दिया। इसका आंसर हो जाएगा इसके विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं समन्वय का प्रशासनिक नीतिगत नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी के सचिव श्री एस कृष्णन को सौंपा गया था। तो इसका आंसर जो है श्री एस कृष्णन सचिव जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है। मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण ऑप्शन है दिमाग की चिकनी सतह, कई उजागर रक्त नलिकाएं, अनेक बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनके आपसी संबंध, केवल बड़ा आकार। ये चार ऑप्शन जो है उसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में सिनेप्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इन्हीं जटिल नेटवर्क और आपसी संपर्कों के कारण सोचना, समझना, निर्णय लेना और स्मरण जैसी क्षमताएं जो है संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, XX क्रोमोसोम संयोजन डैश से बनता है। तो XX क्रोमोसोम संयोजन जो है किससे बनता है। तो ऑप्शन है पुरुष, महिला, उभयलिंगी या नपुंसक यानी इनौच। यानी ऑप्शन इसका चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो है XX यानी महिला और XY जो है पुरुष से बनता है। तो इसका आंसर जो है महिला, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान किसने प्राप्त किया है। तो निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान जो है ऑप्शन है योट्टा NM1 मुंबई, ST टेलीमीडिया GDC नोएडा, नेक्स्ट सेंट्रा जो है डेटा सेंटर जो है बेंगलुरु और क्या है AWS इंडिया डेटा सेंटर जो है हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा योट्टा NM1 डेटा सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसे भारत का सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर जो है माना जाता है। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई विश्व स्तर पर जो है छठे स्थान पर जो है माना जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है PR श्रीजेश, रोहनदीप सिंह, संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह। ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर जो है PR श्रीजेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, किस देश ने जो है अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री जो है घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भारत को थीम कंट्री घोषित किया है। तो ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली। तो इसका आंसर होगा स्पेन ने 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया है और यह घोषणा भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में जो है यह किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है स्पेन हो जाएगा। स्पेन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि में शामिल नहीं है। तो फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है कीटों द्वारा नुकसान करना, कृंतकों द्वारा नुकसान, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है खराब होना, पर्यावरण की नमी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, पर्यावरण की नमी के कारण जो है फूड स्टोरेज में जो है हानि जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों की जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। पौधों की जड़ों के सिरों पर जो है कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतर्वर्ती विभाज्योत्तक, अस्थायी उत्तक। तो इसका आंसर होगा पौधों की जड़ों और तनों के सिरों पर जो है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक पाया जाता है। यह उत्तक जो है कोशिका के तीव्र विभाजन द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो है यह उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में लोहे के साथ क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में लोहे के साथ क्या होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, फिर दूसरा है अपचयन, तीसरा है ना तो ऑक्सीकरण ना ही अपचयन, और चौथा इसमें आता है दोनों यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जब जो है CuSO4 और Fe को जब रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4 होता है और Cu कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया में लोहा जो है इलेक्ट्रॉन खोता है और Fe2+ में जो है बदल जाता है। यह ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन है। और कॉपर जो है Cu2+ इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त करके कॉपर बनता है। यह अपचयन यानी रिडक्शन है। इसीलिए जब लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहे का जो है ऑक्सीकरण होता है। इसमें नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया था। तो नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर में जो है एक सुरंग का उद्घाटन किया था, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन है जोजिला सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, सोनमर्ग सुरंग या जीमोड़ सुरंग, पटनी टॉप सुरंग। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में जो है स्थित सोनमर्ग सुरंग, जिसे जीमोड़ सुरंग भी कहा जाता है, टनल कहा जाता है, का उद्घाटन उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, यह सुरंग श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर बनाई गई और इसका उद्देश्य ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि भारी बर्फबारी के दौरान भी जो है आवागमन बना रहे। तो इसका आंसर जो है सोनमर्ग सुरंग यानी जीमोड़ सुरंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल जो है एकल बंध होते हैं। एल्कीन और एल्काइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उनमें कार्बन जो है कार्बन कार्बन का दोहरा या तिहरा बंध जो है इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एल्केन जो है, और एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 जो है इसमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है तो एल्केन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है। एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है यासिर उस्मान, अर्नब रे, चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी। ये चार नाम जो है इसमें दिया गया है। तो एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक यासिर उस्मान है। कौन है, यासिर उस्मान के द्वारा जो है एज डार्क एज ब्लड पुस्तक लिखा गया है। और जो है यह उनकी पहली फिक्शन यानी कल्पना पुस्तक है, जो एक क्राइम थ्रिलर क्या है तो उपन्यास है। किसका है तो यासिर उस्मान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखने को नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष यानी आई डिफेक्ट में आंख की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन
कम हो जाता है, यानी आँख की समंजन क्षमता कम हो जाता है। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रेसबायोपिया यानी प्रेसबायोपिया एक आयु संबंधी दृष्टि दोष है, यानी कि इसको जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख के लेंस की लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सिलियरी मांसपेशियां जो है इसमें कमज़ोर हो जाती है। इस कारण जो है आँख की समंजन क्षमता घट जाती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट जो है नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन कौन है। तो ऑप्शन है वायु, मिट्टी, दूध और रेत और पानी। तो इसका आंसर होगा समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें उसके सभी घटक समान रूप से फैले होते हैं और उन्हें नग्न आँखों से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। वायु गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को ऐसा ही मिश्रण है जिसमें सभी घटक समान रूप से वितरित होते हैं, इसीलिए वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका जो है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो वायु यानी एयर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वृत्ताकार धारावाहक लूप यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र केवल धारा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट इसमें आता है केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र धारा और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।